हेलो इन्वेस्टर, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इनसाइड में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड इनसाइड मिस ना करो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी 10 ऐसे रेड फ्लैग्स जो हर इन्वेस्टर्स को वॉच आउट करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी। अदरवाइज आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये टॉपिक का इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस टाइम टू टाइम क्यों बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक ट्रेंड एनालाइज किया होगा 2020 के बाद हमें देखने को मिला कि रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है दोस्तों। 2020 के बाद कोविड पैंडेमिक के दौरान काफ़ी सारे लोग घर में थे, तो इन्होंने घर बैठकर डीमैट अकाउंट की ओपनिंग की और काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आ गए। ठीक है दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ोगे, थोड़ा बहुत आगे बढ़ोगे, 2024 का फर्स्ट हाफ, यहाँ पर अपने काफ़ी सारे IPOs देखे। यहाँ पर हमने SME IPOs भी देखे और मेन बोर्ड IPOs भी काफ़ी सारे हमें देखने को मिले। ठीक है, अब हुआ क्या, नंबर ऑफ IPOs, अब देखोगे कि IPO का ईयर रहा 2023 और 24। अब इस IPO के चक्कर में नंबर ऑफ कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेट कर रही थी वो अच्छे खासे तादाद में बढ़ गई। ठीक है, अब इतने सारे कंपनीज को ट्रैक करना किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आसान नहीं है दोस्तों, और स्पेशली अगर वो IPO SME रिलेटेड हो और इवन इफ इट इज़ मेन बोर्ड IPO, लेकिन ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता हो कि फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट हो, तो यहाँ पर अपने दिमाग में हमेशा सेंटिमेंट्स और इमोशंस हावी हो जाते हैं। एक इमोशन सबसे ज़्यादा हावी होता है, वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट का फ़ायदा उठाकर काफ़ी सारे जो SME IPOs हैं और मेन बोर्ड IPOs हैं अपने IPOs बुल मार्केट में लाते हैं, और बुल मार्केट में बुल रन होता है तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो इंडिविजुअल स्टॉक में जो रेड फ्लैग होते हैं ना, इसे इग्नोर करते हैं। बुल मार्केट में ऐसी बातें भी कोई नहीं करता, लेकिन जैसे ही बियर मार्केट आता है IPO का सूखा पड़ने लगता है, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट रिलेटेड एक्टिविटी बाहर आती है, अंडर द कारपेट जो छिपी हुई होती है वो ऊपर आती है, तब दोस्तों यहाँ पर रेड फ्लैग्स की बातें चलने लगती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि जब बुल मार्केट चल रहा होता है तो कंपनी वो क्लियर कट रेड फ्लैग नहीं दिखा रही होती। दोस्तों रेड फ्लैग हमको तब भी दिख रहे होते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉक प्राइस मूवमेंट, और इसका खामियाजा हमें आगे जाकर भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जो रेड फ्लैग्स है कंपनी में किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसे इग्नोर ना करके उस पर सीधे से अध्ययन करके तभी निवेश करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे जेंसॉल इंजीनियरिंग के क्यूरियस केस के बारे में। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि 2020 से लेकर 2024 तक यानी 2022 तक जेंसॉल इंजीनियरिंग ने जिस तरह से रैली देखने को मिली, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने हो सकता है कि इसमें जो प्रिवेलेंट रेड फ्लैग थे जो भी हमें पीछे देखने को मिल रहे थे, उसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने हो सकता है कि इग्नोर किया हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जेंसॉल इंजीनियरिंग को काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिवली प्रमोट किया गया, जैसे ट्विटर हो या सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, यूट्यूबर्स द्वारा भी काफ़ी अच्छे खासे ढंग से प्रमोट किया गया। क्योंकि दोस्तों उस वक्त 2020 से 2022 तक या 23 तक सोलर सेक्टर को लेकर या EV सेक्टर को लेकर मार्केट में यूफोरिया चल रहा था, और ये कंपनी इस दोनों सेगमेंट में एक्टिवली काम कर रही थी। जेंसॉल इंजीनियरिंग ये कंपनी दोनों सेगमेंट में एक्टिवली काम कर रही थी। इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में बहुत हो सकता है कि काफ़ी हद तक कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू को उतना ध्यान ना दिया हो, या जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चल रही थी अंडर द कारपेट उस पर इतना काफ़ी निवेशकों का ध्यान ना गया हो। ठीक है,
अब हम डिस्कस करेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस में चल रहे इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू को या किसी भी रेड फ्लैग को हम अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में इन डिटेल जानने की कोशिश करें। दोस्तों पहले रेड फ्लैग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब हम प्रमोटर प्लेजिंग। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार प्रमोटर प्लेजिंग खराब चीज़ है। कई बार प्रमोटर प्लेजिंग बिजनेसेस पे भी डिपेंड करते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस मॉडल हैं, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए हमेशा से कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर टाइम टू टाइम कैपेक्स भी करना होता है। कई बार कंपनीज़ को नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे खासे आ रहे होते हैं। उस वक्त कंपनी को कैपेक्स के चक्कर में लोन भी लेना पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें प्रमोटर प्लेजिंग को कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। उस वक्त तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जब प्रमोटर अपने मोर देन 50% स्टेक को लगातार प्लेजिंग पर रख रहे हैं। फ्रीक्वेंट प्लेजिंग ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग अबाउट 50% मार्क। दोस्तों प्रमोटर प्लेजिंग एक डेंजरस साइन या रेड फ्लैग कब बन जाता है दोस्तों? बेसिकली होता क्या है, प्रमोटर अगर पैसा रेस करना चाहता है तो प्रमोटर लेंडर्स के पास अपने शेयर्स को या प्रमोटर की होल्डिंग को, अपनी होल्डिंग को, शेयर्स को गिरवी रख लेता है कोलैटरल, एज ए कोलैटरल के तौर पर। लेकिन कंपनी में जब बियर मार्केट चल रहा होता है या कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति उस तरह से नहीं होती तो शेयर प्राइस ऑब्वियसली नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही शेयर प्राइस नीचे चला गया, लेंडर को जो पैसे चुकाने थे वो कम पड़ रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही कैपिटल की ज़रूरत होगी लेंडर को, तो वो क्या करेगा, ये शेयर को बेच देगा। और जब ही लेंडर शेयर को बेच देगा तब बाज़ार में सप्लाई साइड प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, डिमांड तो कम है, सप्लाई ज़्यादा आ गई, यानी शेयर प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए दोस्तों कि फ्रीक्वेंट प्रमोटर प्लेजिंग ऑफ मोर देन 50% इज़ अ रेड फ्लैग। दोस्तों सेकेंड रेड फ्लैग की बात करेंगे हम, रेजिग्नेशन ऑफ द की मैनेजमेंट। की मैनेजमेंट जैसे कि CEO हो, CFO हो, जब ऐसे की मैनेजमेंट रेजिग्नेशन देते हैं ना दोस्तों, तो यूजुअली देखा गया है कि अंडरलाइंग बिजनेस में बहुत बड़े इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, इंटरनल स्ट्रगल हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो प्रमोटर का, ये बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है। तो दोस्तों जब कोई मैनेजमेंट सडन रेजिग्नेशन करता है तो उसके पीछे की वजह जानने की हमें कोशिश करना चाहिए और उसे चेंज कर किसी मैनेजरियल पोजीशन दिया है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट रेड फ्लैग के बारे में बात करेंगे, ऑडिटर रेजिग्नेशन। अब यूजुअली दोस्तों ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर एक वॉच डॉग होता है, यानी जो कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, कंपनी कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रही है या कंपनी अपने बैलेंस शीट को सही से पेश तो कर रही है ना, ये सारी चीज़ें देखना अकाउंटेंट के हाथ में होती है या ऑडिटर के हाथ में होती है। और ऑडिटर एक वॉचडॉग होता है जो काफ़ी सारे निवेशकों के पैसे डूबने से बचा सकता है। इसीलिए दोस्तों हमें ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। काफ़ी इन्वेस्टर्स ऑडिटर रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते। जैसे भी कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो मेक श्योर यू रीड द ऑडिटर्स रिपोर्ट्स प्रॉपरली। स्पेशली अगर ऑडिटर कंसर्न रेज करता है, किसी को लेकर कंसर्न रेज करता है या प्रमोटर और ऑडिटर की अच्छी खासी नहीं बनती, तो ऐसे में हो सकता है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो या कंपनीज के इंटीग्रिटी पर भी ये अच्छे खासे सवाल उठाता है। तो दोस्तों इसीलिए ऑडिटर्स रेजिग्नेशन एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग्स माना जाता है। द नेक्स्ट बात करेंगे लो टैक्स पे आउट रेशियो कंपेयर टू द प्रॉफिट। अब दोस्तों यूजुअली अगर आपने किसी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी होगी बहुत सारी कंपनीज का, रेप्यूटेड कंपनीज की देखना दोस्तों, जिन्होंने अपना अच्छा खासा कद मार्केट में बना लिया है, अपने अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बना ली है, उन लोगों के कभी अगर वक्त मिले तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को उठाकर देख लेना, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेना। तो ये जो कंपनीज होते हैं ना, रेप्यूटेशन जिनका बहुत बढ़िया होता है, वो यूजुअली 20 to 25 to 30% के बीच में एक स्टैंडर्डाइज्ड टैक्स लगातार पे करती आती है। ठीक है,
अब कई बार होता है कि आप देखो कि कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा खासा बना रही है, लेकिन कंपनी टैक्स उस लिहाज से पे नहीं कर रही जिस लिहाज से पे करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि या तो हो सकता है कि कंपनी स्क्रूटिनी से बचने के लिए थोड़ा बहुत टैक्स पे कर रही हो, या हो सकता है सेल्स ही नकली हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए सिर्फ सेल्स मैटर नहीं करती या प्रॉफिट मैटर नहीं करता, बल्कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बहुत ज़्यादा हद तक मायने रखता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर किस तरह से कंपनी टैक्स पे कर रही है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। यहाँ पर ही कंपनी के बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ोगे और टैक्स आउटगो रेशियो को भी आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स बहुत सारी कंपनीज में दिख जाएंगे। तो दिस इज़ अगेन ए ग्रेट वे to identify the corporate governance issues, or there is any problem with the balance sheet as such. So this is another great red flag. नंबर 5, डिसप्रपोर्शनेट अदर इनकम। दोस्तों अदर इनकम का मतलब क्या होता है? कंपनी का एक बिजनेस है, कोर बिजनेस है। कंपनी कोर बिजनेस से उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा रही जितना अदर्स इनकम से कमा रही। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि कंपनी का कोर बिजनेस, कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस काफ़ी ख़राब कर रहा है, और कंपनी जैसे अदर्स इनकम हो, चाहे वो रेंटल इनकम हो, कंपनी जगह को रेंट करके पैसे कमा रही है, या डिविडेंड इनकम हो, या कोई कंपनी ने लोन दिया हो, इंटरेस्ट इनकम हो, इस तरह की इनकम को दोस्तों हम अदर इनकम करते हैं। अब अदर इनकम यूजुअली दोस्तों वन टाइम होती है, और ये यूजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन नहीं होती। कई बार कंपनी क्या करती है, अपने फिक्स्ड एसेट को भी बेच देती है। जब फिक्स्ड एसेट को बेचा जाता है, यूजुअली अगर लैंड होगी तो ऑब्वियसली कैश इनफ्लो काफ़ी बढ़िया आएगा। लेकिन दोस्तों ये कैश इनफ्लो है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन नहीं रहेगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हमें हमें हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी कोर बिजनेस से कितना पैसा कमा रही है, और कंपनी के अदर रिलेटेड इनकम कितने हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अनयूजुअल इन्वेंटरी डेज और डेटर डेज। दिस इज अनदर रेड फ्लैग। स्पेशली अगर आप रिटेल सेक्टर्स की कंपनी को एनालाइज कर रहे होगे ना, तो आपको ये भी एक बहुत मेजर रेड फ्लैग देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से हम किसी भी रिटेल कंपनी के बारे में अच्छी खासी हमारी धारणा बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखो कि जब हाई इन्वेंटरीज होती है और डेटर्स डेज होते हैं, तो यूजुअली देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ सेल्स एंड कलेक्शन। अगर किसी में से दोनों में से किसी में भी शार्प इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है इन्वेंटरी मैनेजमेंट को लेकर, या डिमांड कम हो रही है, या देयर इज़ सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। अगर आपने मिष्ठान फूड को अच्छे खासे ढंग से स्टडी किया होगा, तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छे खासे फेक सेल्स दिखाए। ठीक है, सेल्स अच्छी खासी बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों ये सेल्स फेक थी। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी हमें देखना होगा। अब इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है, इन्वेंटरी में क्या क्या आते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रॉ मटेरियल्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और गुड अवेलेबल फॉर द सेल, इसे दोस्तों इन्वेंटरी कहते हैं। अगर विदाउट डिमांड इन्वेंटरी ज़्यादा बढ़ रही है, तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि कंपनी एक्सेस प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिमांड नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड यानी जो पेरिशेबल गुड्स हो गए, जैसे कि मेडिसिन्स हो, डे टू डे एक्टिविटीज़ के प्रोडक्ट्स हो, स्टेशनरीज, ग्रोसरी आइटम हो, किचन ग्रोसरी आइटम हो, इस तरह के प्रोडक्ट हो गए, तो ऑब्वियसली एक्सपायरी रिलेटेड इश्यूज और लॉस भी कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इन्वेंटरीज को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अब डेटर डेज होता क्या है दोस्तों, मान लो कंपनी ने किसी XYZ ही कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बेचा ग्राहक को, लेकिन ग्राहक को जो प्रोडक्ट बेचा वो उन्होंने उधारी पर दिया, यानी इसके पैसे अभी तक कंपनी को नहीं आए। अब ये डेटर डेज बहुत कुछ चीज़ें बयां करता है दोस्तों। डेटर डेज पर अगर अच्छे ढंग से आप नज़र डालोगे, तो ये आपको फेक सेल्स भी डिटरमाइन करने में, या फेक सेल्स को भी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूबियस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब ये दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
मोर ऑफन दैट नॉट प्रमोटर्स के काफ़ी सारे बिजनेसेस में इंटरेस्ट होते हैं। तो प्रमोटर क्या करते हैं कि मान लो आपने XYZ कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है, यानी आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, XYZ कंपनी के बिजनेस में निवेश किया। आप चाहते हो कि ये XYZ कंपनी अच्छी खासी ग्रो करे, इस कंपनी में पोटेंशियल है, तो आपने इस XYZ बिजनेस में इन्वेस्ट किया, निवेश किया। लेकिन अभी प्रमोटर्स क्या करें, प्रमोटर्स के मान लो A, B, C और D 4 बिजनेसेस हैं, लेकिन आपने पैसा दिया है प्रमोटर को A बिजनेस में लगाने के लिए। लेकिन प्रमोटर क्या करे, A बिजनेस से पैसा साइफन ऑफ कर कर B बिजनेस में लगा रहे, या C बिजनेस में लगा रहे, या D बिजनेस में लगा रहे। दोस्तों ये बेसिकली एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं दूसरे वजह के लिए, लेकिन पैसों का इस्तेमाल हो रहा है किसी और वजह के लिए। सो इसीलिए दोस्तों ड्यूबेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्पेशली अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे होगे, तो आई नो दिस इज़ बोरिंग, लेकिन आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर अच्छी खासी नज़र फिरानी चाहिए, ठीक है। नंबर 8, अगर प्रमोटर एग्रेसिवली अपने स्टेक्स को डिक्रीज कर रहे हैं ना दोस्तों, यानी अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, और कोई रेप्यूटेड एफआईज और डीआईज इंस्टीट्यूट बाय नहीं कर रही है, तो दिस इज़ अगेन ए रेड फ्लैग। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूजुअली प्रमोटर सेल अपने स्टेक्स को कब बेचते हैं, जब कोई कंपनी में अंडरलाइंग बिजनेस प्रॉब्लम होता है, या कंपनी एट द कॉस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर पैसा कमाना चाहती है, इसलिए जब उनका पैसा बन जाता है तो अपना माल रिटेलर को चिपका कर बाहर निकल जाते हैं, या कंपनी को सच में देयर इज़ एन प्रॉब्लम विद कैश, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ग्रेट वे भी होता है प्रमोटर्स के लिए कि वो अपना स्टेक सेल कर कर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है ये प्लेस कर सके, या जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जो प्लेयर है वो बाय करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, एफआईज हो। अगर प्रमोटर के सेलिंग के बाद म्यूचुअल फंड और एफआईज इस स्टेक को बाय करते हैं तो बेसिकली दैट्स ए गुड साइन। लेकिन प्रमोटर एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं, और कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, चाहे फिर वो एफआईज हो, डीआईज हो, उस स्टेक को बाय नहीं कर रही है, तो बेसिकली ऐसे कंपनी से आपको दूर रहना है दोस्तों। बहुत सारे फ्रॉड, जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपको स्टडी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्यों प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी ब्राइटकॉम ग्रुप, ब्राइटकॉम ग्रुप में भी बहुत बड़ा फ्रॉड देखने को मिला। यहाँ पर भी अगर आप प्रमोटर होल्डिंग के पैटर्न को देखोगे, किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रमोटर ने अपने स्टेक्स को बेचा, और किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स ने, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर ने ब्राइटकॉम ग्रुप में बाइंग की, इस पैटर्न से भी आप काफ़ी अच्छे खासे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को पहचान पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट इक्विटी डाइल्यूशन। अगर कोई भी कंपनी फ्रीक्वेंट इक्विटी डाइल्यूशन कर रही है, यानी कैपिटल रेज करने के लिए, बेसिकली इक्विटी डाइल्यूशन कब किया जाता है, जब कंपनी को कैश की ज़रूरत होती है तब इक्विटी डाइल्यूट किया जाता है। बेसिकली न्यू शेयर ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। अब न्यू शेयर ऑफर करने की वजह से आपका स्टेक ना चाहते हुए भी इसमें घट गया। आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो, ठीक है। टुवर्ड द एंड आप देखोगे अर्निंग पर शेयर। जैसे ही कंपनी किसी भी स्टॉक्स को स्प्लिट करती है या बोनस इशू करती है, कंपनी की अर्निंग अगर अच्छी आई तो भी अर्निंग पर शेयर्स के नंबर काफ़ी हद तक घट कर आते हैं। तो इसे भी दोस्तों ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर पर शेयर अर्निंग नहीं बढ़ेगी तो मान लेना कि आपका स्टॉक प्राइस बढ़ना काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स भी ज़्यादा होते हैं, अननेसेसरी नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से अगर कोई चीज़ बुरी होती है ना, तो यहाँ पर सप्लाई साइड प्रेशर आ सकता है, और डिमांड और सप्लाई में अगर मिसमैच होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगी, तो प्राइजेस लगातार गिर सकते हैं। तो इसी वजह से फ्रीक्वेंट इक्विटी डाइल्यूशन को हम एक रेड फ्लैग की तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइस रैली विदाउट एनी फंडामेंटल। अब कई स्टॉक में ऑपरेटर गेम चल रहा होता है, ठीक है। कंपनी के कोई प्रॉफिट्स के नंबर नहीं, कोई सेल्स के नंबर नहीं, ठीक है, कोई ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं, फिर भी कंपनी का स्टॉक्स लगातार 5% अपर सर्किट के साथ बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे वक्त कभी भी दोस्तों जो बलून फूक रहा है ना, वो कहीं बार जाकर फूट सकता है।
तो दोस्तों ऐसे वक्त में भी आपको सावधान रहना है। आप देख सकते हो कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं, इस तरह से चल रहे होते हैं, एक दिशा में लगातार अपर सर्किट लगा रहे होते हैं विदाउट किसी गिरावट की वजह से। लेकिन दोस्तों अगर टेक्निकल को फंडामेंटल मैच नहीं कर रहे तो आप ऐसे स्टॉक से दूर रहिए, आपके हार्ड अर्न मनी को बचाइए, ऐसे स्टॉक में निवेश करने से बचिए। अब नेक्स्ट दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड इनसाइट मिस ना करो। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।